बात करते टी बीम बिहेवियर एज ए रेक्टेंगुलर बीम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टी बीम बिहेव एज ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लैंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस इज। करेक्ट जो कंडीशन है, न्यूट्रल एक्सिस रिमेन विद द फ्लैंज, न्यूट्रल एक्सिस रिमेन विद द फ्लैंज। जो टी बीम होता है क्या होता है, टी बीम स्ट्रक्चर फ्लैंज स्लैब पोर्शन होता है और बेब जो होता है वो वर्टिकल पार्ट ऑफ द बीम होता है। सो बात करते हैं बिहेवियर ऑफ टी बीम, इट्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फॉर रेक्टेंगुलर बीम बिहेवियर न्यूट्रल एक्सिस मस्ट लाई विद इन द फ्लैंज। रीजन क्या है, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज विद इन द फ्लैंज द एंटायर फ्लैंज रिमेन अंडर कंप्रेशन, बीम बिहेव लाइक ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, विड्थ इक्वल टू द फ्लैंज विड्थ। अब ऑप्शंस के एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है, न्यूट्रल एक्सिस रिमेन विद इन द फ्लैंज, मतलब फ्लैंज होने, फ्लैंज अलोन रजिस्ट कंप्रेशन, बीम बिहेव एज ए रेक्टेंगुलर बीम। सो दिस इज करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन टू क्या कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस रिमेन बिलो द स्लैब, तो पार्ट ऑफ वेव आल्सो कम अंडर कंप्रेशन, so beam behave as a flange section, so this is incorrect, मतलब part of wave also come under compression। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री में क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेक्टेंगुलर बिहेवियर, एन डिपेंड्स ऑन द फ्लैंज एंड वेव डायमेंशंस, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर फोर आता है, नन ऑफ अबव इनवैलिड बिकॉज ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन वन इज करेक्ट। की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, टी बीम एक्ट लाइक ए रेक्टेंगुलर बीम ओनली व्हेन न्यूट्रल एक्सिस, कौन सा एक्सिस, ओनली व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाई विद इन द फ्लैंज। एसी कम कर दे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मेथड एंड सेफ्टी फैक्टर्स ऑन लोड। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मेथड एंड सेफ्टी फैक्टर ऑन लोड। क्वेश्चन पूछ रहा था स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मेथड दैट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सेफ्टी फैक्टर ऑन डिज़ाइन लोड। सो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मेथड एंड सेफ्टी फैक्टर ऑन लोड, द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मेथड दैट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सेफ्टी फैक्टर ऑन डिज़ाइन लोड। तो फर्स्ट आता वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दिस इज ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन अप्रोच बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी। क्या हो रहा है, नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योर स्ट्रेस रिमेन विद इन परमिसिबल लिमिट अंडर वर्किंग लोड। नेक्स्ट बात करते हैं डज नॉट अप्लाई सेफ्टी फैक्टर ऑन लोड, अप्लाइड सेफ्टी फैक्टर ऑन मटेरियल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है एडिशनल, तो क्या एडिशनल है इसके अंदर, अल्टीमेट लोड मेथड, ultimate load method ULM, applied factor of safety on load, ensure failure done not occur at ultimate stage। next आता load factor method, another term for ultimate load method, used load factor for safety। next आता limit state method LSM, consider safety factor on loads, consider safety factor on material strength, most advanced and widely used method होता है।
जिसका की कंसेप्ट की बात करें तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेफ्टी फैक्टर अप्लाइड टू मटेरियल स्ट्रेंथ, नॉट टू डिज़ाइन लोड। नेक्स्ट बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन M30 concrete and direct compression. Question asked, according to IS 33702 2009, the permissible stress in M30 grade concrete under direct compression is, that is 8 Newton per mm. परमिसिबल स्ट्रेस एज पर द कोड की बात करें तो M15 के लिए जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M30 ग्रेड के लिए कितनी होती है, किसके लिए, अंडर डायरेक्ट कंप्रेशन के, तो यह होती है 8 न्यूटन जो क्वेश्चन में पूछा है। M15 के लिए जो होती है वो होती है 4 और 5 जो होती है बेंडिंग के लिए होती है और 4 जो होती है वो डायरेक्ट होती है। M20 के लिए जो होती है बेंडिंग स्ट्रेस वो 7 होती है और जो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है वो 5 होती है। M25 के लिए जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो 8.5 होती है और जो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है वो 6 होती है। M30 के लिए जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो 10 होती है और डायरेक्ट स्ट्रेस 8 होती है। M35 के लिए जो होती है वो 11.5 होती है, डायरेक्ट जो होती है वो 9 होती है, 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M40 के लिए जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है 13 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है और डायरेक्ट के लिए कितनी होती है 10। M45 के लिए कितनी होती है 14.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, डायरेक्ट के लिए कितनी होती है 11। तो इनका सीक्वेंस क्या बन रहा है, पहले डायरेक्ट बेंडिंग का बन रहा है, सॉरी बेंडिंग का बन रहा है 5, 7, 8.5, देन 10, देन 11.5, 13, 14.5 एंड डायरेक्ट के लिए 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो क्या बना 4, 5, 6, 7 मिसिंग है, 8, 9, 10, 11। ठीक है, M15 से शुरू होता है, कौन सी है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस है 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। 7 मिसिंग होता है किस में, डायरेक्ट में, क्योंकि डायरेक्ट चला जाता है 7 को छोड़ के। बेंडिंग की बात करें तो 5 + 2 7, 1.5, 1.5, 1.5, तो ये हो जाएगा 5, 7, 8.5, 10, 11.5, 13 और 14.5। 9, 12, 6, 9, 12 ये मिसिंग होता है किसमें, बेंडिंग में। तो 7, 8.5, 5, 7, 8.5, 10, 11.5, 12 मिसिंग है, 13.5, 30 और 14.5, 30 नहीं होगा। ठीक है, तो रट लेना है इसको ऐसे। नेक्स्ट बात करते हैं वन साइड डेवलप्ड टेंशन, अदर साइड डेवलप्ड कंप्रेशन। स्ट्रेस वेरिएशन की अगर बात करें तो 0 एट न्यूट्रल एक्सिस होता है, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम फाइबर पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस एट एक्सियल स्ट्रेस। इसको नॉर्मल स्ट्रेस ही बोला जाता है जो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है, ये ड्यू टू एक्सियल फोर्स की वजह से होती हैं। प्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म कंप्रेशन और टेंशन, यूनिफॉर्म कंप्रेशन और टेंशन प्रोड्यूस करता है जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन व्हेन लोडिंग इज कॉन्सेंट्रिक। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन कॉलम। मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन कॉलम की बात करते हैं, मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन कॉलम। मिनिमम 0.8 और मैक्सिमम 6%। तो बात करते हैं एच पर IS 456/2000 द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार इन कॉलम, तो ये हो जाएगा 0.8% और 0.008।
मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील एंड कॉलम जो होता है 0.8% होता है। अब बात करते हैं पर्पज ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट के बारे में। तो ये क्या करता है मिनिमम रेनफोर्समेंट, ये इंश्योर करता है एडिक्वेट स्ट्रेंथ को, मेंटेन करता है कॉलम स्टेबिलिटी को, प्रोवाइड करता है डक्टिलिटी, और ये मेंटेन करता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस। स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस में क्या करता है, ठीक है, पहली बात तो इसका पर्पज समझ में आ गया है ना, पर्पज हो गया आपका, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा इसकी परफॉर्मेंस हो गई, ठीक है। तीसरा इसका एनालिसिस हो गया। तो बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट इंश्योर कॉलम कैन रेजिस्ट एक्शियल लोड और बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन की एनालिसिस करते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा 0.005%, लेस देन रिक्वायर्ड मिनिमम, कैन नॉट इफेक्टिवली रजिस्ट कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स। नेक्स्ट में दे रखा 0.7%, आल्सो लेस देन मिनिमम रिक्वायर्ड, इट डज नॉट इंश्योर एडिक्वेटेड लोड कैरिंग कैपेसिटी। ये करेक्ट आंसर है। वैलिड रेनफोर्समेंट परसेंटेज बट हायर देन मिनिमम रिक्वायरमेंट। So this is also wrong. Minimum longitudinal reinforcement in column जो होता है 0.8% होता है। अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड टाइप्स ऑफ सेक्शंस के बारे में। क्वेश्चन में पूछा इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज मोर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द सेक्शन शुड बी अंडर ओवर इन्फोर्समेंट, सॉरी, ग्रेटर देन है ना। Neutral axis is more than the depth of critical axis. This is over reinforcement. Axis in cross section of the beam. Fibers experience zero stress during the bending. Critical neutral axis की बात करते हैं. This is determined based on the balance section condition. At this condition, strain in steel reach allowable limit. Strain in concrete reach allowable limit simultaneously. सो कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन की बात करते तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो होती है वो ग्रेटर देन होती है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ से। ये क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई है। सो रिजल्टिंग सेक्शन टाइप क्या होता है, रिजल्टिंग सेक्शन टाइप क्या होता है, दैट इज ओवर सेक्शन स्टील रिइंफोर्समेंट परसेंटेज इज हायर देन द रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। द कॉन्क्रीट रीच मैक्सिमम स्ट्रेस फर्स्ट बिफोर स्टील यील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल बिहेवियर लीड टू द ब्रिटल फेलियर ऑफ कंक्रीट। अदर ऑप्शंस के बाद बताऊँ वाई दिस इज इनकरेक्ट। बैलेंस्ड सेक्शन जो होता है अकर व्हेन स्टील एंड कंक्रीट रीच लिमिट टुगेदर। ट्रांसफॉर्म सेक्शन की बात करते हैं तो नॉट रिलेटेड टू द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कंपेरिजन्स। अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन की बात करें तो स्टील यील्ड बिफोर कंक्रीट फेल। डिज़ाइन प्रैक्टिस की बात करें तो ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन आर जनरली अवॉइडेड बिकॉज दे लीड टू ब्रिटल फेलियर ऑफ कंक्रीट। अब बात करते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन आरसीसी स्लैब। क्वेश्चन क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू द एलएसएम मेथड सॉलिड आरसीसी स्लैब मेड ऑफ M20 concrete grade has maximum shear stress 2.8 Newton mm. The nominal shear stress in the slab should not exceed. The nominal shear stress should not exceed. तो नॉमिनल जो शेयर स्ट्रेस है वो शुड नॉट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, कितने की चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर 1.4 दे रखा है, बट कैसे हुआ ये चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टाउ वी बराबर होता है 0.15 इंटू टाउ सी मैक्स। टाउ सी मैक्स कितना दे रखा है
2.8, तो 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फॉर सॉलिड रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस वो लेस देन होना चाहिए 50% ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस से। कितना परसेंट? मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से 50% होना चाहिए। ठीक है, तो कंक्रीट की ग्रेड दे रखी है M20 और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होता है 2.8 दे रखा है। फॉर्मूला में दे रखा है टाउ भी, नॉमिनल पूछा है। ठीक है, तो ये 5% कर दिया इसमें, क्योंकि नॉमिनल स्ट्रेस ये होती है फॉर सॉलिड कंक्रीट के लिए। स्लैब की बात चल रही है यहाँ पे। तो वैल्यू पुट कर दी, 1.4 आ गया। इन RCC स्लैब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मस्ट नॉट एक्सीड 50% ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर द गिवन कंक्रीट ग्रेड। अब आता है मॉड्यूलर रेशियो इन WSM डिज़ाइन। क्वेश्चन में पूछा है इन वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर द मॉड्यूलर रेशियो इज गिवन बाय विच एक्सप्रेशंस। तो ऑब्वियसली M इज इक्वल्स टू 283 सिग्मा CVC होता है मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो यूज होता है इन WSM मेथड एनालिसिस के अंदर। ये कंपोजिट RCC सेक्शन है, ये कन्वर्ट करता है इनटू इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफ ए सिंगल मटेरियल कंक्रीट। क्या करता है? कन्वर्ट करता है इक्विवेलेंट सेक्शन। डिफाइंड एज होता है रेशियो ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील टू कंक्रीट। क्या करता है? इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील टू कंक्रीट। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज की बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट डज नॉट कंसिडर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या करता है? डज नॉट कंसिडर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो करता है वो करता है क्रीप श्रिंकेज जो है कि पार्शियली कंसिडर इन डिफाइनिंग मॉडुलर रेशियो। कोड प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो इसका फॉर्मूला होता है M बराबर 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CVC होता है। जो सिग्मा CVC जो है वो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन के अंदर होता है। वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन की अगर बात करें तो ये जो WSM जो है ये बेस्ड ऑन होता है इलास्टिक थ्योरी पे WSM। इसमें जो अजम्पशन है वो क्या कहते हैं कि मटेरियल बिहेव इलास्टिकली अंडर सर्विस लोड। जो मटेरियल होता है वो बिहेव करता है इलास्टिकली अंडर सर्विस लोड। अब बात करते हैं स्ट्रेस कंट्रोल के बारे में। तो स्ट्रेसेस kept within permissible limit using factor of safety। नेक्स्ट कंपेरिजन की बात करते हैं तो एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेसेस कंपेयर्ड विद द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्पेसिफाइड इन कोड। क्या होता है? एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस कंपेयर्ड विद परमिसिबल स्ट्रेस स्पेसिफाइड इन कोड। परमिसिबल स्ट्रेस की बात करते हैं दिस इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग मटेरियल स्ट्रेंथ बाय एन एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के बारे में। सेफ परफॉर्मेंस अंडर नॉर्मल लोड्स, नो नोटिसेबल क्रैकिंग, नो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन एंड नो वाइब्रेशन प्रॉब्लम। क्या क्या होता है? नो नोटिसेबल क्रैकिंग, नो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, नो वाइब्रेशन प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं एम्फेसिस के बारे में, जो सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी होती है। लिमिटेशंस ऑफ WST की अगर हम बात करें तो अनइकोनॉमिकल फॉर मॉडर्न स्ट्रक्चर होता है। ये जो WST होता है मॉडर्न स्ट्रक्चर के लिए अनइकोनॉमिकल होता है। डज नॉट फुल्ली कंसिडर मटेरियल नॉन लीनियरिटी, मोस्ट रिप्लेस्ड बाय द एलास्टिन बट स्टिल यूज्ड फॉर सिंपल एंड लाइट लोड स्ट्रक्चर्स के लिए अभी भी यूज होता है। अब चलेगी यहाँ पे बात शेयर इन्फोर्समेंट इन RCC बीम। क्वेश्चन पूछता है ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट कैन प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ बेंट अप बार्स, स्टीरअप्स, वर्टिकल स्टीरअप्स या इंक्लाइंड। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। अब बात कर लेते हैं फॉर्म ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट के बारे में।
बात करते हैं बेंट अप बार विद स्टीरअप्स मेन reinforcement बार bent near the support used to resist diagonal tensions usually combined with the stirrups to increase shear strength near the support। बेंट अप बार की बेंट अप बार विद स्टीरअप्स चल रहा है तो मेन reinforcement बार बेंट नियर द सपोर्ट होता है। जो मेन reinforcement बार होता है ना वो बेंट होता है नियर द सपोर्ट। यूज्ड होता है यूज क्या करता है रजिस्ट करता है डायगोनल टेंशन को। ठीक है तो पहला सपोर्ट के पास होता है, दूसरा डायगोनल होता है, डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करता है, इसका संबंध है। ठीक है कंबाइंड होता है विद स्टीरअप्स और ये इंक्रीज करता है shear strength near support, so effective when shear is moderate and additional reinforcement is not economical। नेक्स्ट आता है वर्टिकल स्टीरअप्स मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ shear reinforcement होता है प्लेस्ड वर्टिकली अक्रॉस द डेप्थ ऑफ बीम होता है यूजली प्लेस्ड क्लोजली नियर द सपोर्ट होता है जिसका फंक्शन क्या होता है ये रजिस्ट करता है वर्टिकल shear, ये होल्ड करता है लॉन्गिट्यूडनल वार टुगेदर। क्या होल्ड करता है लॉन्गिट्यूडनल वार एक साथ होल्ड करता है। नेक्स्ट आता है इंक्लाइंड स्टीरअप्स इंक्लाइंड बार फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप यूजली प्लेस्ड विथ 45 डिग्री और मोर इफेक्टिव इन रजिस्टिंग डायगोनल टेंशंस देन वर्टिकल स्टीरअप्स लेस कॉमनली यूज्ड होता है बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट इज कॉम्प्लेक्स होता है। तो इंक्लाइंड बार की बात करें तो इंक्लाइंड बार क्या होता है ये फॉर्मिंग क्लोज लूप में होता है, ये प्लेस्ड होता है 45 डिग्री, मोर इफेक्टिव होता है किसमें रजिस्टिंग डायगोनल टेंशन के अंदर देन वर्टिकल स्टीरअप से, लेस कॉमनली यूज होता है बिकॉज इसका जो प्लेसमेंट है वो कॉम्प्लेक्स होता है। वाई शेयर रेनफोर्समेंट इज नीडेड कॉन्क्रीट प्रॉपर्टी कॉन्क्रीट वीक इन टेंशन and cannot resist diagonal shear crack effectively. So when shear stress exceed permissible limit, inclined crack developed in the beam. Next are the purpose of reinforcement. The transverse reinforcement is provided to resist diagonal or shear cracks. नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 design purpose the compressive strength of concrete in structure shall be measured to be the times of the characteristics 0.67 according to डिज़ाइन पर्पज़ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये डिज़ाइन पर्पज़ की बात कर रहा है। ब्रेक इक्वेशन होती है ना डिज़ाइन पर्पज़ इन कंप्रेशन 0.67 FC के ये रही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। ये जो FCD है ना ये डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है और ये जो FCK है ना करेक्टिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है यूजुअली 28 डेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब बोलते हैं पर्पज ऑफ फैक्टर 67 का क्या है 0.67। दिस इज अकाउंट फॉर मटेरियल वेरिएबिलिटी, दिस इज कंसिडर क्वालिटी कंट्रोल ऑन साइट, प्रोवाइड सेफ्टी मटेरियल मार्जिन।
हम बात करते हैं आरसीसी कंसेप्ट के अंदर। आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कंपोजिट कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ होता है कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, स्टील रेनफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड डक्टाइल। नेक्स्ट बात करता है कॉम्बिनेशन मेक आरसीसी सुटेबल फॉर मॉडर्न स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। क्वेश्चन आस्क्ड क्या बोलता है, एज पर IS 456/2000 ए कंप्रेशन मेंबर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन and resistant against the rotation at both ends. What is the recommended? IS कोड रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव लेंथ फॉर डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए, हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। दिस इज द थ्योरेटिकल। इसने रिकमेंडेड वैल्यू की पूछी तो 0.8 होना चाहिए। भाई क्या कर रहा है। हेल्ड इन पोजीशन, व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू? हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। नहीं वही होगा, ये अलग सिचुएशन है। बट रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड 0.8 हो गया। हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड बट नॉट रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन 1। इसको ना मैं अलग से डायग्राम के साथ में लिखेंगे, देन इट विल बी गुड। यहाँ बात करते हैं कंप्रेशन मेंबर के बारे में। स्ट्रक्चरल एलिमेंट सब्जेक्टेड टू मेनली टू एक्शियल कंप्रेसिव फोर्स। क्या फंक्शन होता है इसका? रजिस्ट करता है शॉर्टनिंग, ट्रांसफर लोड, वर्टिकल टू फंक्शन होता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? कॉलम और स्ट्रट। कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। दिस इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री एंड रेनफोर्समेंट। शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग स्लेंडर कॉलम, ये बेस्ड ऑन होता है लेटरल रेनफोर्समेंट पर। किस पे? लेटरल रेनफोर्समेंट। टाइट कॉलम्स, स्पायरल कॉलम्स, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फेलियर ऑफ कॉलम के बारे में। तो फेलियर ऑफ कॉलम में क्या होता है? शॉर्ट कॉलम, दिस इज फेल्ड बाय मटेरियल क्रशिंग। दूसरा होता है लॉन्ग स्लेंडर कॉलम, फेल्ड बाय द लेटरल बकलिंग ड्यू टू इंस्टेबिलिटी। फिर आता है स्लेंडर रेशियो, दिस इज डिफाइंड एज इफेक्टिव लेंथ या रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर बात करते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर कंप्रेशन मेंबर। तो ये एक्चुअली लोडेड कैपेसिटी होती है, एसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग होती है एंड स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्ट होता है। बात करते हैं मिनिमम एसेंट्रिसिटी के बारे में। तो क्या होती है मिनिमम एसेंट्रिसिटी? मिनिमम एसेंट्रिसिटी होती है इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव लेंथ डिपेंड्स ऑन द एंड कंडीशन एंड रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एंड डिटरमाइंड स्टेबिलिटी एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी। हो गए 30 मिनट, 31 मिनट हो गए।